नेशनल का जो लेवल का जो लेगेसी मीडिया का ढांचा है वही हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली ग्रो कर रहे हैं असम में भी। क्योंकि आप देखिए मीडिया ओनर कौन है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जितने आउटफिट्स है ज्यादातर पॉलिटिशियन है। हिमंत बिश्व शर्मा के फैमिली के ही 3-4 ऐसे हैं, आप मतलब हर मीडिया में आप देख लीजिएगा। तो इसलिए अगर कोई जर्नलिस्ट खुद से करना भी चाहे तो उनके हाथ बंधे हैं। जो वर्तमान जो असम के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने असेंबली के फ्लोर में उन्होंने बोला है विदाउट एनी हेजिटेशन कि मैं तो पक्षपात करूंगा, आई विल टेक साइड्स। तो आई थिंक ये जो उनका एक लाइन है, वो आई थिंक उनका पूरा टेन्योर जब से वो बीजेपी में गए हैं उसको एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। How can a chief minister take a decision on everything on spur of a moment? ये कैसे हो सकता है? There are set procedures of actually holding cabinet meeting and taking cabinet decisions. It's not a tea party. तो इसका मतलब ये है कि आपका सरकार कहीं पे, आपका जो सिस्टम है कहीं पे गड़बड़ है। जो सिस्टम से अगर हम जाए तो ना मिले, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अर्जी तुरंत दे दे तो स्ट्रीट में ही हमारा काम हो जाए, तो हम ऑफिसर्स कैसे क्यों जाए? तो ये जो एक उनका नाकामी ही दिखाते हैं, ये रेम्बो स्टाइल जो कर रहे हैं उनका नाकामी ही एक्चुअली उसका एक प्रूफ है। आसामी सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है ना, जो कल्चरल फैब्रिक है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा, इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल मेरा भरोसा है उसका ऊपर। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद दोस्तों। हम ये दाग दाग उजाला जो सीरीज़ है, इसकी लेटेस्ट श्रृंखला में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज बातचीत हमारी असम के बारे में है। असम देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सवाल हम पूछ रहे हैं कि असम में जो शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, किस हद तक वो संविधान के नियम पर उससे बढ़ के संविधान के मूल्यों के अनुरूप वहाँ सरकार चल रही है। मेरे साथ तीन असम से बहुत जानने वाले साथी हैं। पहले मैं अमन वदूद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। अमन वदूद कानून प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 11 सालों से मेरा एक रिश्ता और साथ अमन के साथ रहा है। जिन लोगों के नागरिकता पे सवाल उठता है उस पे, और जो एनआरसी और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स वगैरह में डिटेंशन सेंटर्स, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई वहाँ के लोगों के हक़ों के लिए लड़ रहे हैं, शायद अमन वदूद का ही नाम आएगा। तो अमन, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फिर संगीता बरुआ हैं। संगीता बरुआ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदू में भी काम करते थे, कई अवार्ड्स भी इनको मिले हैं पत्रकारिता के लिए। अब द वायर में नेशनल अफेयर्स के एडिटर हैं। और द वायर हम लोग सब जानते हैं कि इस मुश्किल लोकतंत्र के इस मुश्किल दौर में सबसे प्रमुख जो स्तंभ हैं मीडिया में, उनमें से एक द वायर है। तो संगीता, आपको भी स्वागत है। धन्यवाद सर। और लोगों के बीच में काम करते हुए असम नागरिक समाज की जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार की भी आपकी भूमिका है। एडिटर इन चीफ है नॉर्थ ईस्ट नाउ के परेश
मालाकार जी, आपका भी स्वागत है परेश जी। तो सीधे बातचीत में हम प्रवेश करते हैं। अमन, आप ही से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। असम में 35-40% आबादी ऐसे लोगों की है जो बंगाली मूल के हैं। पिछले 2 सदियों से ये जब एक ही देश था तो बंगाल से लोग आते रहे इस इलाके में। उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार ने उनके लिए इनकरेज भी किया, क्योंकि बंगाल के लोग आके उन्होंने खेती वगैरह, धान की खेती और कई तरीक़ों से यहाँ पे इस क्षेत्र का विकास में उनकी भूमिका रही। लेकिन 1965 और 70 के दशक में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें इनको ये आरोप किया गया कि ये लोग विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, और उनके खिलाफ़ एक बहुत बड़ा अभियान असम मूवमेंट चला। और उसके फैसलों के बाद ऐसा लगा कि शांति दोबारा असम के समाज में आ जाएगी, लेकिन ये सोच जारी रहा कि बंगाली बोलने वाले जो असम के लोग हैं वो इस देश के नागरिक नहीं हैं और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए। और डी वोटर के नाम पे और तरीक़ों के नाम पे, और जब एनआरसी की पूरी प्रक्रिया हुई, इनके खिलाफ़ एक लंबा बहुत मुश्किल दौर पड़ा, जहाँ पे उन्हें ये साबित करना पड़ा सरकार के सामने में, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के सामने, न्यायालयों के सामने कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो ये दौर तो चला ही है, लेकिन वर्तमान जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में अलग अलग तरीक़ों से जो बंगाली मूल के जो असमिया हैं, ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अमन? देखिए, जब भी कोई मंत्री बनते हैं तो वो संविधान के ऊपर शपथ लेते हैं और यही यही कहता है कि मैं संविधान के ऊपर सच्चा श्रद्धा रखूंगा और पक्षपात नहीं करूंगा। तो आपने जो थोड़ा हिस्टोरिकल स्केच दिया है, मैं तो अभी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी में जो चीज़ हो रहा है मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। जो जो वर्तमान जो असम के जो मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने भी इस तरीके से संविधान के ऊपर शपथ लिया। ये बोला कि संविधान के ऊपर उनका सच्चा श्रद्धा है और वो पक्षपात नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने असेंबली के फ्लोर में डायरेक्टली उन्होंने बोला है विदाउट एनी हेजिटेशन कि मैं तो पक्षपात करूंगा, आई विल टेक साइड्स। तो आई थिंक ये जो उनका एक लाइन है, वो आई थिंक उनका पूरा टेन्योर जब से वो बीजेपी में गए हैं उसको एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। कि वो वो किसका साथ देंगे और किसका साथ नहीं देंगे। देखिए, वो ये बोलने वाला बात है। आई थिंक आपको इस मेरा जो को पैनलिस्ट है वो भी बोलेंगे कि वो एक्चुअली किसके पक्ष में है। वो सिर्फ कानून के पक्ष में नहीं है, मुझे नहीं लगता है। हाँ, वो बार बार एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका कोई किसी कम्युनिटी के तरफ कोई प्रेम है ये भी नहीं मानता हूं मैं। को ऐसा नहीं कि ये कोई असमीज लोगों का या कोई कम्युनिटी का साइड में रह के वो प्रिटेंड करता है कि मैं तो इनके पक्ष में हूं। लेकिन जो यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो बात करेंगे, उनके बातों से आपको पता लगेगा कि वो किसी के खिलाफ तो जरूर है।
ओपनली किसी के मेजोरिटी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो पॉलिसीज है, वो किसी को ही फेवर नहीं कर रहा है। ओपन वो एंड वो एक बहुत बड़ा ओपिनियन है, और मैं बाद में संगीता और मानकार जी से भी इसके बारे में सुनूंगा। लेकिन जिनको टारगेट कर रहे हैं वो किस किस तरह से टारगेट कर रहे हैं? हाँ, अब वो टारगेट जो है, क्योंकि उनको तो दिखाना पड़ेगा कि मैं किसी के पक्ष में हूँ, किसी के खिलाफ हूँ। जिस तरीके से राइट विंग पॉलिटिक्स अभी हिंदुस्तान में चलता है, वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इनके पक्ष में हूँ और इनके मुसलमान के खिलाफ हूँ मैं। तो जो भी चीजें ये करते हैं, जितने आई मीन आप किसी भी कोई भी चीज उठा लीजिए, अभी बारिश का सीजन आ गया है। सुबह बारिश हुआ था और आते वक्त मैं कहीं, आप फेसबुक में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए कि बहुत लोग वीडियो पोस्ट कर, 2 घंटे का बारिश और पूरे फ्लडेड हो गया कई जगह में। तो इनको वो फ्लड जिहाद कहते हैं। वेजिटेबल जो प्राइस उसका वृद्धि होता है, उसको वो वेजिटेबल जिहाद कहते हैं। उसके लिए मुसलमानों को वो दोषी समझते हैं। और ये फ्लड जिहाद के लिए एक बॉर्डर में, असम मेघालय बॉर्डर में, उस साइड में, मेघालय साइड में एक यूनिवर्सिटी है जिसका कि चांसलर है वो मुसलमान हैं। तो वो बेसिकली उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और बाद में जाके उनको अरेस्ट भी कर लिया किसी एक केस में। और जब वो अरेस्ट हुए तो वो बाकायदा बोलते हैं कि वो तो बहुत दिन जेल में रहेंगे। वो होम मिनिस्टर है डेफिनेटली, बट बहुत दिन जेल में रहेंगे, ये एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकालना, इसे ये दर्शाता है कि कानून के ऊपर उनका कोई आस्था नहीं है। फ्लड जहाज मतलब एक एक चांसलर फ्लड जहाज कैसे करेंगे? नहीं, उनका ये मानना है कि क्योंकि वो थोड़े ऊपर पहाड़ी में उनका यूनिवर्सिटी है, तो बोला कि पहाड़ काट के यूनिवर्सिटी बनाया और सारे पानी इस साइड में आ गया, गुवाहाटी की तरफ आ गया, नेचुरल फ्लो कम हो गया। इसलिए वो फ्लड जिहाद उसको वो बोल रहा है। और हर चीज को, लव जिहाद तो बहुत पॉपुलर है ही सारे हिंदुस्तान में। हर चीज के बाद फ्लड जिहाद लगाना। और इनका जो हेट स्पीच है, जो कि डायरेक्टली एक संप्रदाय को जो टारगेट करने का हेट स्पीच है, वो सिर्फ हेट स्पीच तक, वो सिर्फ नफरत तक सीमित नहीं रहता है। वो जो उनका पॉलिसीज है, आप उनका पॉलिसीज में भी वो नफरत आप दिखेंगे देखेंगे आप। आप कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, लेजिस्लेशन जो है, जैसे आपका एक 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 कानून था, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का। सो उसमें मुस्लिम रजिस्ट्रार का एक प्रावधान था कि एक मुस्लिम रजिस्ट्रार रहेगा। आई थिंक 95 92 मुस्लिम रजिस्ट्रार थे पूरे असम में, जो कि मुस्लिम विवाह को जो वो रजिस्टर करेगा। तो उन उसको हटा दिया। अब उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में आके आपको वो मैरिज रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। बाद में ये भी चल रहा है कि उसका जो अथॉरिटीज है वो थोड़े बिलो जाएंगे, जो जो ब्यूरोक्रेटिक लोअर लेवल है। बट द थिंग इज दैट जब रजिस्ट्रार थे, मुस्लिम रजिस्ट्रार थे, तब लोगों को बहुत आसान होता था अपने शादी को रजिस्टर कराने के लिए। अब बहुत कम लोग हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट में या कोई हेडक्वार्टर में जाके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या सब डिवीजन में जाके वो मुस्लिम मैरिज को रजिस्टर करा पाएंगे। पर क्यों हटाया उसके बाद उन्होंने? क्या उनका क्या क्या मकसद क्या बताया उन्होंने मुस्लिम रजिस्ट्रार्स को हटाने में? जस्टिफिकेशन ये है कि इससे चाइल्ड मैरिज बढ़ता है। तो अच्छा। आई 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 थिंक कि वो बिल्कुल गलत है। वन ऑफ द जस्टिफिकेशन ये था। मुझे नहीं लगता कि इसको चाइल्ड मैरिज इससे बढ़ता है। अभी क्या हो गया कि देखिए, वो काजी नहीं थे, बट एक 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 अथॉरिटीज थे जिसके पास लोग जाके शादी कराते थे। और वो जो रजिस्टर थे, दे वर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। वो अनअकाउंटेबल नहीं था, दे वर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। जो फॉर्म देते हैं वो फॉर्म भी सरकार से इशू कराते हैं। तो जब ये पोस्ट नहीं रहेगा, तो लोग लोग शादी कराने के लिए किसी के पास भी जाएंगे, जो कि कोई मतलब जो भी शादी करा सकते हैं समाज में। तो पहले एक रेगुलेशन था, अब वो रेगुलेशन चला गया है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे चाइल्ड मैरिज कम होगा,
बशर्ते वो बढ़ेगा। तो ये एक उसमें एक इशू ये है। दूसरा है कि रिसेंटली लास्ट टू एक लैंड पॉलिसी है वसुंधरा करके, वसुंधरा 1 और वसुंधरा 2, तो 2 बार इन्होंने जारी किया। उससे उसके तहत जिनके नाम पे लैंड नहीं है, वो लैंड सेटलमेंट पॉलिसी बेसिकली है कि अगर आप के नाम पे लैंड नहीं है, या आप किसी ऐसे लैंड में रहते हो जो आपके नाम पे नहीं है, पट्टा नहीं है, तो वो आप अप्लाई कीजिए, आपको देंगे। तो 2 जो लैंड पॉलिसीज थे उसमें कोई मुसलमान को उन्होंने नहीं दिया। और वो बाकायदा बोलते हैं कि अगर आप 100 साल पहले भी आए हो, अगर आप मियाँ हो, तो आपको ये लैंड देंगे नहीं। और इसमें हर तरीके के जो मुसलमान हैं इससे वंचित रहा है। आई मीन बंगाली मुस्लिम्स, असमीज मुस्लिम, क्योंकि उनके नाम से तो पता चलता नहीं है। तो हर किसी को मुसल वसुंधरा 1 और 2 में इनको लैंड पॉलिसी सेटलमेंट में उनको लैंड नहीं सेटल किया गया। उसके बाद छोटी छोटी चीज, जैसे असम असेंबली में पहले 2 घंटा रहता था शुक्रवार को फ्राइडे का नमाज पढ़ने के लिए, उसको बंद करा दिए। 1200 के आसपास आई थिंक असम में मदरसास थे जो कि गवर्नमेंट एडेड मदरसास थे। हम्म, तो उनको वो कन्वर्ट कर दिए जनरल स्कूल में। हम्म, तो वो मदरसा में हर तरीके की शिक्षा उसमें दिया जाता था। आई मीन ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस वर टॉट देयर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एवरीथिंग। और उनका ये तर्क था कि मदरसा में क्यों जाएगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मुसलमान को मैं इंजीनियर बनना देखना चाहता हूँ। लेकिन अभी लास्ट 15-20 सालों में क्या हुआ, पर्टिकुलर लास्ट 10 years में, और लास्ट 5 सालों में तो बहुत ज्यादा हो गया कि मुसलमान एरियाज में काफी ज्यादा प्राइवेट स्कूल मशरूमिंग होने लगे। स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे होने लगे। और हर किसी का सपना है कि वो डॉक्टर बने। हम्म। तो इसके चलते क्या होता है, जैसे जैसे लास्ट 200 जो मेडिकल सीट होते उसमें 82 मुसलमान थे। इस साल भी कुछ, मतलब जो जो जितने भी परसेंटेज मुसलमान हैं, लगभग उसी के आसपास मुसलमान को सीट मिल रहा है मेडिकल्स में। तो ये भाई अच्छी साहब, बात। हाँ, ये भाई साहब बोलते हैं कि मुझे तो अब मेडिकल कॉलेज जाने का मन नहीं करता। तो आप ये तर्क देते हो जब मदरसा बंद करते हो कि मुसलमान बच्चों को मैं डॉक्टर बनना देखना चाहता हूँ। अब जब बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो आप ये बोलते हो कि मैं वो जाने का मन नहीं करता, ये लोग, इनका कोचिंग सेंटर है, हमें भी कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। तो यार ये आप, ये ओपनली बोले कि मुसलमान होंगे तो इसलिए मुझे मेडिकल कॉलेज में जाने का मन नहीं करता। देखिए देखिए उनका मैसेजिंग इस तरीके से होता है कि हर चीज में तो वो नाम लेता नहीं है, हम्म, वो उनका और हमारा बोलता है। अच्छा, हाँ। तो उसमें तो डायरेक्टली तो बहुत मुसलमान, बहुत क्लियर इंडिकेशन कर लेते हैं कि बहुत क्लियर इंडिकेशन है, बहुत ये क्लियर कि बच्चे सब सीट लेके जा रहे हैं। उनके हाँ, जो मेडिकल कॉलेज में जाने का मन नहीं करता, इनके पास बहुत बहुत कोचिंग सेंटर्स है, हमारे पास क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बातें बातें। और सो अभी सॉरी, जो जो मैं सुन रहा हूँ आपसे कि एक तरह से संवैधानिक पद में बैठकर उन्हें ओपनली ये कह दिया है कि ये हिस्सा जो नागरिक हैं वो अपने नहीं हैं, वो करेक्ट करेक्ट, इस देश के नहीं हैं, असम के नहीं हैं, और उनके लिए उनको एक तरह से वो दुश्मन के तौर पे, ना सिर्फ बाहरी बल्कि दुश्मन, और उनमें कोई भी विकास हो, कुछ भी हो तो उससे वो दुखी हैं। ये बिल्कुल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। संगीता, मैं आपके पास आता हूँ। अ, ये जो बंगाली मुसलमान के खिलाफ जो एक बहुत खुल के नफ़रत की हेट स्पीच, लेकिन जैसे अमन कह रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था में भी डिस्क्रिमिनेशन, उनको टारगेट करने का, लेकिन ये एक हिस्सा तो है जिसमें हमें लगता है कि संविधान के मूल्यों के खिलाफ शायद असम का शासन उससे दूर हटता जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं, और क्या बंगाली मुसलमान के टारगेटिंग के अलावा भी कुछ परेशानियां हैं संवैधानिक प्रशासन की तरफ से की रोशनी में? जी, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में से तो बहुत बार ये हटा है। हम्म, एक्चुअली बात ये है कि
मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि यही एक लीडर है जो जब कांग्रेस में था मुसलमान एरिया में रैली करने को गया, और जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पोज करके इलेक्शन लड़ रहे थे 2014 में, तो वो मुसलमान इलाके में कहता है कि ये वही आदमी है जिनका जहां वो गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर था, नल खोले तो मुसलमान की खून निकलता था। तो ये उनका मतलब है, वो 2002 का गुजरात राइज जो था उसका जिक्र करके उन्होंने इलेक्शन में रैली किया है कांग्रेस के खिलाफ। उसके बाद वो आदमी आता है बीजेपी। अब उनसे बड़ा तो कोई राइट विंग, मतलब जो वोकेबलरी इस्तेमाल होती है हम नॉर्थ इंडिया में, मेन स्ट्रीम इंडिया में जो हम वोकेबलरी देख रहे हैं राइट विंग वोकेबलरी, वो सभी इस्तेमाल करने लगा है। तो आप जब देखेंगे ये वोकेबलरी जो है ना, ये असम के पॉलिटिक्स में ना एक अलग वोकेबलरी चलता था, एक अलग शब्द चलता था, जैसे जातीयतावाद हो, जैसे दिल्ली कुछ नहीं देता, ये सारी जो चीजें हमने छोटे से देखा है, ऐसे वोकेबलरी इलेक्शन में लड़ते हैं। डेवलपमेंट के बारे में भी प्रॉमिस किया जाता है, जैसे मोदी पहली बार जब रैली कर रहे थे असम में, वो कहते हैं कि मैं तो डेवलपमेंट 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 चाहता हूँ। तो वो डेवलपमेंट से आज हम कौन से डेवलपमेंट में आ गए असम में, आप सोचिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आदमी जैसे अमन ने अभी कहा है, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ, ये किनका है हमें पता नहीं है। ये कौन सा कम्युनिटी के लिए वो बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो पहली बात तो ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे के अंदर है या उसके वैल्यूज के दायरे के अंदर है तो हर कम्युनिटी के लिए होना चाहिए ना, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि पुलिस का एनकाउंटर जो केस चल रहा है, अब PUCL का जो पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ओवर 170 केसेस तो अब असम पुलिस के खिलाफ है इनके कार्यकाल में, ये होम मिनिस्टर भी है। तो और ज्यादातर उनमें से जब आप देखेंगे ये मुसलमान संप्रदाय से आते हैं। तो ये केस अभी सुनवाई चल रहा है, तो हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, बहुत सारा ज्यादा ओपिनियन नहीं दे सकते, बट ओवर 170 केसेस है। दूसरी बात है, आप प्रेस फ्रीडम का आप देख लीजिए। हाल ही में ही हमने देखा कि वो भी जो रिपोर्टर था वो भी मुसलमान समुदाय से ही आते हैं, लेकिन वो रिपोर्टिंग कर रहा था। वो सोच रहे थे कि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, इनके खिलाफ तो कौन बोलेगा, तो जाके मैं थोड़ा सा खेलूं इनके साथ। तो जब देखे कि एक रिएक्शन बहुत अलग हो गया, तो उन्होंने केस के ऊपर केस, और ये एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोग जब सपोर्ट कर रहे थे, जो फेलो रिपोर्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो अक्यूज कर रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट ही नहीं है, वो डिफाइन करेगा अब जर्नलिस्ट कौन है। और उसके बाद वो कहता है कि ये इनके पास साइड बिजनेस है, तो ये बिजनेसमैन है, ये JCB चलाता है, कुछ और है, बताओ कि अगर इनके पास नहीं है तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो बात अब सोचिए, जब किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो केस मामला जाके कोर्ट पे पहुंचता है, कोर्ट डिसाइड करता है, जुडिशियरी डिसाइड करता है कि इनके साथ क्या किया जाए, इनको बेल देना है, इनको जुडिशियल कस्टडी में रखना है, इनको पुलिस कस्टडी में रखना है, क्या है वो कोर्ट का है। लेकिन वो होम मिनिस्टर है, वो बोल रहा है कि मैं छोड़ दूंगा। क्या आप तो आपके जुडिशियरी से ऊपर है। तो ये जो हम संवैधानिक वैल्यू की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये बहुत दूर जा रहा है ये चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात आप देखिए, ऑपोजिशन ये जो जर्नलिस्ट था उसको बेल दिया, और उसके बाद दूसरा केस में उनको जेल एकदम से अरेस्ट किया जाता है। वो पैटर्न हम देखते हैं ओपोजिशन के लीडर्स पे भी हम देखते हैं। रीतम सिंह मेरे ख्याल से जेल पे है, उनको छोड़ा जाता है तो कोई और पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाता है। ये कौन सा संवैधानिक वैल्यूज में चल रहा है वो बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है हर्ष जी, कि ये लोगों को जो जिस कानून के तहत जेल में पहली बार डाला था ना, जैसे जर्नलिस्ट है दिलवार हुसैन, उनको भी, और ये कांग्रेस का जो
स्पोक्सपर्सन है वो SC/ST एट्रोसिटीज जो प्रिवेंशन एक्ट पे, ये देखिए ये एक्ट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का राइट्स प्रोटेक्ट करता है। वो अगर आप गलती से इसको गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। तो ये भी हमने देखा है, हमने असम में ये सब चीजें बहुत कम देखा है। असम में हमने टेरर एक्ट लॉज को इस्तेमाल किया या मिसयूज किया हुआ देखा है, लेकिन ये सब चीजें हमने नहीं देखा। ये सोशल जस्टिस का बात है, जिसकी वजह से ये एक्ट आया था। दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि रैंडम अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आप देखिएगा ये पहलगाम का चीज चल रहा है, उसमें किसी ने अगर फेसबुक वगैरह में चीजें बोली हो, मतलब वो डिसेंट कर रहा है, वो कह रहा है, वो सरकार को एक्यूज कर रहा है कि इनके वजह से ये निरीह लोग के जान गए, लेकिन ये इसको पाकिस्तान सपोर्ट या एंटी नेशनल के साथ मिला रहे हैं। मतलब अगर आप सरकार के पॉलिसी की ओपोज करोगे इज इक्वल टू यू आर एंटी नेशनल। ये वाले चीजें अरेस्ट हो रही है, बाकायदा अरेस्ट हो रही है, जर्नलिस्ट भी अरेस्ट हुए हैं इसमें। तो ये सारी चीजें चल रही है। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये जो अभी पंचायत इलेक्शन अभी होने वाला है मई 2 और 7 तारीख को, अभी कल ही संडे का ही खबर है कि जो सीनियर लीडर्स है ओपोजिशन के, उनको अटैक किया गया, फिजिकल अटैक ये हुआ है। तो ये चीजें हमने देखा है। ओपोजिशन को ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन ही ना खेलने दे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से कंप्लीटली बाहर है। ये चीजें जो हम देख रहे हैं ना हर जी के आसाम में, हमने पहले ऐसे नहीं देखा। हाँ देखा था थोड़ा बहुत, हमने हितेश्वर सैकिया के टाइम पे हमने देखा था, और उसको किसी ने आज तक हितेश्वर सैकिया को कोई अच्छा चीफ मिनिस्टर और क्या उसके लिए याद नहीं करते हैं। क्या उन्होंने किया एट्रोसिटीज उन्होंने अपने ही कम्युनिटी के लोगों पे किया, उस पे याद करते हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसा एक चीफ मिनिस्टर है जो चाहते हैं शायद कि बहुत एक मेमोरेबल पोजीशन हिस्ट्री में ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कर रहे हैं उनका पूरा ऑपोजिट ही हो रहा है। लास्ट पॉइंट में ये रखना चाहूंगी कि हमने बहुत सारे ऐसे चीजें देखा है कि इसमें जो नेपोटिज्म, करप्शन के चार्जेस, ये सब भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी हो रहा है ये चीफ मिनिस्टर पे, क्योंकि अगला साल इलेक्शन है, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर दोबारा बनेंगे? क्योंकि जब सर्बानंद सोनोवाल को एक ही टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बना और दूसरा वो ऑप्शन उनके पास आया, वो बना, तो बात ये है कि अब यह इनके भी सिक्योर्ड पोजीशन नहीं है कि अगले बार वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये बात है। और दूसरी बात, जब हम देख रहे हैं जो उसी टाइम सोनोवाल के टाइम पे हम पॉलिटिकली जब देख रहे थे कि 2 फ्रंट खोल दिया गया था, एक हिमंतो बिश्वा शर्मा का और एक चीफ मिनिस्टर सोनोवाल का। उसके बाद अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं कि हिमंतो बिश्वा शर्मा तो चीफ मिनिस्टर का है ही, और ऊपर से जो स्टेट का बीजेपी का प्रेसिडेंट है वो MP भी है असम से, दिलीप सैकिया को एक इंपॉर्टेंस दे दिया है दिल्ली ने। तो इनके अंदर भी बहुत सारे वो हमने कुछ चीजें तो हमने ओपनली भी देखा है झगड़ा, तो इनके सपोर्टर्स के साथ। तो ये चीजें जो है, जो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जितना इनसिक्योर पोजीशन में ये जा रहा है और जितना हम इलेक्शन की तरफ और जा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। और जब आप दूर जाएंगे तो आप किसको अटैक करेंगे? आप अटैक करेंगे सबसे लो हैंगिंग फ्रूट को। लो हैंगिंग फ्रूट इंडिया असम में कौन है? सबसे ज्यादा जो है बंगाली स्पीक जो ओरिजिन का, वो असामीज कहते हैं अपने आप को, तो बोलना मुझे गलत होगा कि ये बंगाली है। तो बंगाली मुल्क जो ईस्ट बंगाल ओरिजिन के जो मुसलमान है, जो ज्यादातर लोग गरीब है और इनका एजेंसी थोड़ा कम है, तो सोशल एजेंसी थोड़ा कम है, तो उनको वो पहले अटैक होगा। उसके बाद आप देखिए हर समुदाय पे जब आएंगे, जैसे आप देखेंगे जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिस्ट समुदाय में भी वो उन्होंने एक दिलवार हुसैन मजूमदार को ही ढूंढ लिया। तो ये वाले चीजें जो हम देख रहे हैं, और अगले टाइम पे मुझे लगता है और ज्यादा देखेंगे ये चीज। ये मतलब जैसे आपने, मुझे ये लगता है कि एक कंपटीशन जैसे चल रहा हो कि कौन कितना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से दूर जा सकते हैं। तो यही वाला असम में, और असम के लिए एक बहुत बड़ा अलग चीज है। तो मुझे लगता है जो वोटर भी है वो भी परेशान हो रहे कि किस तरफ जाए, क्या हो रहा है। जैसे हमने इतना मतलब इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस, ये सब चीजें हम बंगाल में सुनते थे, नॉर्थ ईस्ट में आपको त्रिपुरा में सुनाई देगा, लेकिन असम में नहीं सुनाई देता है। लेकिन ये सब चीजें अब हम देख रहे हैं। असेंबली इलेक्शन जो
बाई इलेक्शंस हुआ था उस टाइम पे भी हमने देखा धुबरी का जो एमपी था उनको भी अटैक किया गया। वो भी मुसलमान समुदाय से ही आते हैं और भारत में सबसे ज्यादा वोट से वो जीतने वाला एमपी है, लेकिन आप उनको उनके ही घर में ही एरिया में ही आपने उनको अटैक किया। और अभी तक जिसने भी अटैक किया हो पुलिस पूरी नाकाम रही, उन्होंने कब अरेस्ट तक भी नहीं किया है। और उसका केस का क्या हुआ आप हमें एक जर्नलिस्ट पूछे भी तो मुझे कोई हवा नहीं है इसका। संगीता, आपने इतनी बातें बताई, बहुत गंभीर अलग अलग किस्म की बातें बताएं। आपने कहा है कि एक करप्शन और नेपोटिज्म और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी के पृष्ठभूमि में एक तरफ जो सबसे कमज़ोर जिनकी राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, जो बंगाली मूल के मुसलमान हैं, उनके ऊपर एक किस्म का वार है कंटिन्यूअस। लेकिन बहुत सारे और तरीक़ों से जो प्रेस पे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे और ऐसे कानून का इस्तेमाल करना जो सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए थे, तो उस समाज जिसके लिए वो कानून बनाए गए उनके साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये सब आपने बताया। आप पालकर जी, आप ज़मीनी तौर पे बहुत काम करते हैं। असम के नागरिक समाज के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी। जो बेहद चिंताजनक स्थिति अमन ने और संगीता ने हमारे सामने रखा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? और आपको क्या चिंताएं हैं असम के शासन के संबंध में? जो अमन और संगीता ने जो बताया आपको, उससे तो एक्चुअली I fully agree with whatever they have said, both of them. तो फिर और एक चीज उन दोनों ने बताया, फिर भी मैं इसको ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहता हूँ। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का सवाल आता है, मतलब ये ठीक है, हिमंत विश्व शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पद। मतलब डिसीजन लेने के लिए, कोई सिद्धांत लेने के लिए देयर इज अ प्रोसीजर, नो? As because he is sitting on the highest post, he is the chief minister, he is the chief minister of Assam. ये ऐसे हो सकता है क्या? वो बोल देगा ये आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, मतलब पॉलिसी डिसीजन। How can a chief minister take a decision on everything on spur of a moment? ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई जर्नलिस्ट ने पूछा उसको, ये अभी क्या, नहीं ये ऐसे हो जाएगा। मतलब जो कैबिनेट जो प्रोसीजर है, कोई डिसीजन लेने का कोई प्रोसीजर है, अभी कैबिनेट मीटिंग बुलाता है, कैबिनेट मीटिंग बुलाने के लिए देयर इज अ प्रोसीजर, इट्स द हाईएस्ट एक्चुअली body for taking decisions affecting the people of the state. And there are set procedures of actually holding cabinet meeting and taking cabinet decisions. It's not a tea party that you are discussing things loosely and आप बोल सकते नहीं अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। असम मैं बोलना चाहता हूं, अभी इंडिया में ऐसे कोई स्टेट नहीं है, असम में जो चल रहा है, असम में जैसे डिसीजन ले रहा है चीफ मिनिस्टर, इंडिया में कोई स्टेट नहीं, कहां भी ऐसे नहीं। मतलब सेंट्रल मिनिस्टर, दैट मीन्स द कैबिनेट मिनिस्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, they also take such decisions, Modi's decisions, but then still there is some semblance of procedure. And so far as Assam is concerned, there is no semblance of procedure, nothing.
अब तो Whatever the chief minister wants, he whatever does. he wants, his words are laws. तो आप जो मैं Acts. समझ रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ आपसे अभी तक की बात के एक राजशाही जैसा है। राजा ने तय किया, राजा ना कैबिनेट, ना nothing, ना कैबिनेट, ना bureaucrats, senior bureaucrats, nothing, absolutely nothing. तो जो This उनका is तय कर that लेते हैं। whatever he wants to say, whatever he wants to do, he will say, and that is the rule. That's the act. That's the law. तो आप कुछ उदाहरण देना चाहें इसके बारे में? बट नहीं, ये इसमें जो अभी जस्ट अभी आप एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मतलब जो बिहू फंक्शन के लिए ये किया था, मतलब कुछ ग्रांट किया था, ग्रांट निकला था। अभी कुछ दिन पहले उन्हें बता दिया बिहू फंक्शन जो लोग कर रहे हैं उनको कोई ग्रांट नहीं मिलेगा अनलेस दे एक्चुअली डू सम ट्यूशनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अभी ये कहाँ लिया था वो डिसीजन? पहले कहाँ लिया था बिहू? अभी अभी जो उसका मुंह में निकला बस हो गया। मतलब ऐसे मे बी अमन कैन ऑल्सो रिमेम्बर many such things where whatever he says, that's the rule. अभी जो है मतलब there's a medical college in the heart of the city. तो वो बोल रहा है ये मेडिकल कॉलेज ये इसको डिमोलिश करेगा और नया मेडिकल कॉलेज करेगा। कहाँ लिया था वो सिद्धांत? Who took this decision? The High Court. The High Court will be shifted. तो दूसरा एक जगह जब ये हाई कोर्ट अभी सिंस 1948 हाई कोर्ट अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट पान बाजार में है, वेरी हिस्टोरिकल लोकेशन। तो बोल दिया नहीं, हाई कोर्ट शिफ्ट करेगा। किसका डिसीजन है? कहाँ डिसीजन लिया? तो ये अमन, ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग का जो आपने कहा और संगीता ने कहा कि संविधान एक तरह से दिखता ही नहीं है कि वो उनको प्रभावित कर रहा है, और जो फ्रीडम्स हैं, स्पेशली फ्रीडम्स ऑफ द प्रेस, फ्रीडम्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑपोजिशन, उस पे भी लगातार एक किस्म का वार चलता आ रहा है। मैं जो बंगाली मुस्लिम्स के जो अलग अलग किस्म की तकलीफ़ें हैं, एक पे दोबारा लौटना चाह रहा हूँ, वो है डेमोलिशंस का। जो लार्ज स्केल डेमोलिशंस हो रहे हैं, क्या ये टारगेटेड स्वरूप के हैं या फिर एक जनरल डेमोलिशन की प्रक्रिया चल रही है, और कानून की क्या स्थिति है इसमें? अमन, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कई जगह पे प्रोमिनेंटली गोरुकुटी में जो हुआ था, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों को बेघर किया, वो बेसिकली एक रिवरइन एरिया है और नदी के अंदर एक लैंड मास है। वहाँ से लोगों को बाहर कर दिया, अपेरेंटली टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर एग्रीकल्चर फार्म फॉर इंडिजिनियस कम्युनिटी। और वहाँ पे कैबिनेट डिसीजन लेके काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें ज़्यादा कुछ आया कुछ नहीं। तो बेसिकली आपको एक बात समझना पड़ेगा। आई थिंक ये अरुण जेटली जी का एक स्टेटमेंट है, 2015 में उन्होंने बोला था कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी ज़मीन पे रहते हैं, वो लैंडलेस लोग हैं। 30 करोड़, आई मीन दैट्स ए वेरी बिग नंबर, प्रोबेबली 20-25% भारत के लोग होंगे। असम में भी सिर्फ एक कम्युनिटी सरकारी ज़मीन पे नहीं रहते हैं। मुसलमानों का ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो बंगाल या ईस्ट बंगाल से जो लोग माइग्रेट करके आए थे, वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा आए थे, और आसपास जो भी जमीन उनको खाली मिला, फर्टाइल लैंड मिला, वहां पे वो रिसाइड कर लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1950 से लेकर 2000 तक एक 7% ऑफ द लैंड मास ऑफ असम
नदी में चला गया, और ज्यादातर आई नदी है, बेकी है, ब्रह्मपुत्र में ज्यादा चला गया, जिसके आसपास मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं। तो जब उनका जमीन नदी में चला जाता है तो वो कहीं और शिफ्ट होते हैं। गरीब लोग ये मेन लैंड में जो बहुत कीमती जमीन है वो नहीं खरीद पाते हैं, तो काफी सरकारी जमीन पे वो सेटल होते हैं, ग्रेजिंग लैंड पे वो सेटल होते हैं, जो बैरन लैंड होते हैं वहां पे सेटल होते हैं। सिमिलरली दूसरे कम्युनिटी के लोग भी हैं। जैसे 2000 आई थिंक 23 के जनवरी में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का सेटलमेंट दिया गया। मोदी जी आए थे जोरहाट में, उनको दिया गया। लेकिन वही चीज मुसलमान लोगों के साथ नहीं होता है। वो जो हर तरीके के लोग कुछ जगह में हैं जो नॉन मुस्लिम को भी एविक किया गया, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों के जो 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 सरकारी जमीन में रिसाइड करते हैं उनको ही ज्यादा टारगेट किया जाता है। और एक चीज यहाँ पे अलग है, सपोज कई कई जगह पे है जहाँ पे नॉन मुस्लिम को भी एविक किया गया, लेकिन जब भी मुसलमान एरिया में ये लोग एविक करने जाता है, प्रशासन जब जाता है, वहां पे वायलेंस होता है। गोरुखुटी में 2 लोग मरे थे, एक मोनुल हक करके एक मारे थे, जो जो इमेज सबके दिमाग में होंगे, जो एक गवर्नमेंट हायर्ड फोटोग्राफर उनके डेड बॉडी पे जाके स्टॉर्म किए थे। अभी कुछ दिन पहले कोचुतुली में सोनापुर के पास, गुवाहाटी के पास, वहां पे भी कुछ ट्राइबल जमीन थे, वहां पे मुस्लिम सेटल थे बहुत अरसे से, उनको भी वहां से फोर्सफुली एविक्ट किया। वहां पे भी 2 लोग मरे, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक महिला जिनको गोली लगा था उनको हॉस्पिटल से उनको अरेस्ट किया गया। तो जो जो वायलेंस होता है एविक्शन में, वो एक मैसेज देना चाहता है कि देखिए ये लोग है, ये हमारा जमीन हड़पना चाहता है, ये हमारा जमीन ले जाएगा, आपके पास जमीन नहीं रहेगा, लैंड ग्रेबर है। जो मैसेजिंग होता है, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज होता है जब कोई इवेक्शन होता है, जब जहाँ पे वायलेंस होता है, कभी कभी लोग मरते हैं, तो उसका बहुत बड़ा न्यूज होता है। और अलग अलग मुख्यमंत्री से लेके अलग अलग मंत्री जो है इनके, ये अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जो ये मैसेजिंग जो है इसके आसपास, उस पे वो गौर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सरकारी जमीन पे हर धर्म के लोग, हर जनजाति के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर टारगेट मुसलमान होते हैं, फॉर क्वाइट ऑब्वियस रीजन। संगीता, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है हमारे लोगों की ज़मीन वो ले रहे हैं, मतलब दिस इज़ क्लासिकल अदरिंग, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये हिस्सा समाज का हमारा अपना है, और ये हिस्सा जो हमारा समाज का है वो हमारा अपना नहीं है, एक तरह का बाहरी है और दुश्मन भी है। इस तरह का जो नैरेटिव है ये बहुत मतलब असंवैधानिक भी है, और आगे चल के एक तरह से नफ़रत, हिंसा माइनॉरिटीज़ के ऊपर बढ़ाने की भी चिंता इसमें होती है जब आप किसी को अदर करते हैं। क्योंकि आप मीडिया का हिस्सा हैं, मीडिया की क्या भूमिका, क्योंकि जब संविधान खतरे में है तो हम अपेक्षा करते हैं कि मीडिया की तरफ से एक वॉचडॉग के तौर पे वो खड़ा रहेगा। लेकिन नेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मतलब विरोध करना तो दूर, वो सरकार के साथ ही भी खड़ी है, और सरकार की जो नफरती नीतियां हैं और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उसका समर्थन वो करती हैं। तो क्या असम भी वैसा ही है, या मीडिया ने कोई भूमिका स्वतंत्र तौर पे इसके यूनिटी को बढ़ाए और सरकार को जवाबदेह करने में उनकी भूमिका रही है या नहीं? देखिए, ये हम और वो वाली जो बात है उसका एक लंबा हिस्ट्री है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, बट असम में भी एक बड़ा पूरा हिस्ट्री है जो एंटी फॉरेनर मूवमेंट में भी हमने बहुत देखा। और लोगों में जो एक इनसिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी वो रॉ है,
सालों से हैं। और उसको हमने देखा कि बैचेस ऑफ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उनका गलत इस्तेमाल किया, इलेक्शन लड़ते हैं उसी बात पे और जीतते हैं, अपना ही दलान बनाते हैं, लेकिन लोगों का जो सेंटिमेंट है वो यही रह जाता है। तो यही हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है पूरा। अभी मणिपुर में भी वही अनरोल होते हुए देख रहे हैं हम, और असम में कोई अलग नहीं है। तो असम में ही बहुत बड़ा रूप से इसको देखा जाता है। जब हम देखते हैं कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमान लोग जो के उनको बेघर कर दो, उनको निकाल दो, ये देखो लैंड ग्रैबिंग कर रहा है हमारा, ये तो बाहरी है, और ये सब चीजें जो हैं मतलब इस्तेमाल भी होता है, पैरासाइट्स, ये सारी चीजें जो है ये एक इंटरनेशनल आपको वोकेबलरी दिख जाएगा। ये अगर ट्रम्प भी कह रहे हैं तो आपको ये वाली वोकेबलरी लोकल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, और ये चीजें होती ही इसलिए हैं कि वो जो रॉ सेंटिमेंट है उसको टच किया जाए और उसी पे ही इलेक्शन लड़ते जाए और इलेक्शन जीते जाए। इनका तो पर्टिकुलरली ये जो नरेंद्र मोदी के टाइम का जो बीजेपी है उनका तो खाली इलेक्शन लड़ना है। आप देखिए मतलब पहलगाम पे ऊपर जो सेंट्रल मतलब एक ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंच पाता। वो क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वो बिहार में इलेक्शन रैली में जाना है उनको। तो ये वाली एक मतलब एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है उसका, वही रूप हम असम में भी देख रहे हैं। और मतलब बात अगर हम करें मीडिया की, तो वही वाली मीडिया वाला जो धासा जो है, नेशनल का जो लेवल का जो लेगेसी मीडिया का ढांचा है, वही हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली ग्रो कर रहे हैं असम में भी। क्योंकि आप देखिए मीडिया ओनर कौन है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जितने आउटफिट्स है ज्यादातर पॉलिटिशियन है। हिमंत बिश्व शर्मा के फैमिली के ही 3-4 ऐसे हैं, आप मतलब हर मीडिया में आप देख लीजिएगा। तो ये चीजें है। तो इसलिए अगर कोई जर्नलिस्ट खुद से करना भी चाहे तो उनके हाथ बंधे हैं। तो एज ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना पड़ेगा। जर्नलिस्ट इंडिविजुअल आप नहीं देख सकती, वो नौकरी करेंगे कहाँ जाएंगे? तो ये वाली जो चीज है, तो मैं आप जब देखिएगा मतलब ये दिलवार हुसैन को जब ये ऐसे अटैक किया, मतलब केस किया गया, अरेस्ट किया गया, सारे जर्नलिस्ट वहां पहुंचे। तो ये एक ही दिन में क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा, एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि वो जर्नलिज्म करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी, एडिटर लेवल के लोग भी वहां पहुंचे। तो इसलिए पहुंचे क्योंकि वो किसी के लिए काम करते हैं और वहां अलाउड नहीं होते। मैंने खुद ही ऐसे स्टोरीज करा है जो आरटीआई बेस्ड स्टोरीज है और हिमंत बिश्व शर्मा के फैमिली के रिलेटेड स्टोरीज है। लेकिन वहां पे अलाउड, मेरे को कहा गया कि वो स्टोरीज अलाउड नहीं किया गया। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो क्लोज टू है चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने सभी ऑर्गेनाइजेशन को फोन किया कि ये स्टोरी नहीं लेना है। तो नेशनल लेवल में हंगामा हुआ, लेकिन वहां असम का ही स्टोरी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, असम का स्टोरी जरूर जाता है, लेकिन ये वाली लेवल पे जर्नलिस्ट वहां काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मैं जब ये दिलवार का जो के खिलाफ, अरेस्ट का खिलाफ जो प्रोटेस्ट में देख रही हूँ, मेरे लिए ये बड़ा एक इंडिकेटर है कि जो जर्नलिस्ट में जो गुस्सा है, मतलब कि हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, और पर्टिकुलरली हिमंत बिश्व शर्मा के टाइम पे, तो ये वाला गुस्सा जो है वो स्ट्रीट पे दिखा। तो यही मॉडल जो नेशनल मॉडल जो है, वही मॉडल हम इंक्रीजिंगली मीडिया में भी देख रहे हैं, जो कि हम पॉलिटिकल रेटोरिक में भी देख रहे हैं। पहले होता था मतलब न्यू दिल्ली हमें नहीं देखते हैं, न्यू दिल्ली से हम दूर है, ये वाली नैरेटिव बड़ा चलता था। अब शायद लगता है कि हम दूर नहीं है, हम पहले तो हम ही फ्रंट रनर्स है इसमें। नहीं संगीता, जो आपने अभी बात कही, इसमें मुझे उम्मीद की किरण भी दिखती है। क्योंकि जब नेशनल लेवल पे आज किसी कप्पन का जैसे अरेस्ट 2 साल के लिए हुआ, या जर्नलिस्ट पे बहुत अलग अलग किस्म के केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नेशनल मीडिया के लोग, उनके एडिटर्स, उनके रिपोर्टर्स इकट्ठा होते हैं। तो आई थिंक द फैक्ट के इस केस में एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं और उनके साथ उनको उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, तो बाकी जर्नलिस्ट भी खड़े हुए। इससे मुझे लगता है कि एक उम्मीद भी दिखती है, नहीं?
नहीं, उम्मीद तो दिखती है, लेकिन बात ये देखिएगा ना, जितने बहुत सारे लोग जो उसके साथ पूरा जुड़े हुए थे, जो सामने थे, उनके भी, मेरे को यही खबर आया है कि उनके भी फैमिली के लोग को भी डराया धमकाया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स से फोन भी गए हैं, और मतलब ये कोई बिना सबूत के मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर वो सबूत मांगे तो मैं सबूत दे भी सकती हूँ। तो ये चीजें भी हुई है। तो अगर आप ऐसे टारगेट करेंगे, तो टारगेट करने का मतलब क्या है? आप टारगेट करने का मतलब ये है कि आवाज दबाने की कोशिश है। तो वही पहला जो प्रोटेस्ट हुआ वो अच्छा था, जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उस पे। लेकिन उसके बाद जो डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद क्या खड़े होने पे एकजुट रह सकेंगे? ये चैलेंज मुझे दिखता है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ इस टाइम पे, लेकिन मैं इसको एक चैलेंज मान रही हूँ, क्योंकि आप देखिएगा पुलिस भी बहुत तरह, जब हम देखते हैं पुलिस एक्शन हो, वो चीजें हमें नहीं दिखने को मिल रही है बहुत सारे केसेस में असम में। तो इसलिए मुझे लगता है कि आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट इट, कि ये चैलेंज तो मैं मान रही हूँ कि ये चैलेंज उभर के आया है, कि कितना यूनिटी पे उस पे का ढांचा जो है उसको गिराएंगे या वीक करेंगे, वो ओनली टाइम विल से। एब्सोल्युटली राइट। परेश जी, मैं सवाल थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ प्रशासन और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस तरह का वार संविधान के ऊपर लगातार जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनके द्वारा हो रहा है, तो हम अपेक्षा करते हैं, या एक अपेक्षा थी सरदार पटेल के वक्त में, कि जो प्रशासन में बैठे लोग, पुलिस में, आईएएस में जो बैठे लोग हैं, वो इस सब का विरोध करेगी और संविधान की रक्षा करेगी। क्या ये हो रहा है या नहीं असम में? ये पहला सवाल। और दूसरा कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनमें कितनी नैतिक शक्ति हम देख पा रहे हैं कि वो जो संविधान के दायरे के बाहर अगर सरकार जा रही है, उसका विरोध क्या पॉलिटिकल पार्टी, तो प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, क्या ये विरोध की भूमिका अपना रहे हैं? और नहीं तो क्या कारण है? आर दे आइडियोलॉजिकली कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और आर दे फ्राइटन्ड, या क्या कारण है कि वो चुप है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जी। पहले तो ये बात है, जो प्रशासन का बारे में जो बात अब कर रहे हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत जानकारी है। प्रशासन जो वरिष्ठ अधिकारी है, ज्यादातर उन लोग हैप्पी नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट जो कर रहा है, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। दे मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, दे मे नॉट बी एबल टू एक्चुअली एक्ट, बट उन लोग खुश नहीं। ये जानकारी ठीक है। ज्यादातर लोग खुश नहीं है, या एक हिस्सा खुश नहीं? नहीं, ज्यादातर लोग खुश नहीं है। अच्छी बात। थोड़ा एक हिस्सा खुश है, जो दलाल है, पर ज्यादातर लोग खुश नहीं है। ये जानकारी मुझे अंदर से मिला हुआ है। जी। एक और दूसरा, इसलिए प्रशासन हेल्पलेस, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है दे आर हैप्पी। एक दूसरा, पुलिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट इन रिसेंट केसेस, पर्टिकुलरली जो दिलवार का जो केस हुआ, उसमें हम लोग ने एक चीज देखा। ये अमन भी मेरा शायद वो भी, ही विल आल्सो एग्री विथ मी। मतलब कोर्ट ने थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लिया। जो रिटर्न को जैसे अरेस्ट किया था एक के बाद एक, ये दिलवार को भी ऐसे किया था, बट दिलवार को कोर्ट ने राहत दिया, कोर्ट से रिलीफ मिला, वो निकल आया। तो कोर्ट ने कुछ किया, particularly so far the Dilwar's case was concerned. अभी जो बाहर का जो ऑपोजिशन
how are the opposition parties reacting to it, और बाकी सिविल सोसाइटीज ने क्या किया। इसमें एक बात तो सही है, मतलब लोगों का अंदर हिमंत विश्व शर्मा का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और ये गवर्नमेंट ने जो कर रहा है, पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। मतलब बहुत ही गुस्सा है अंदर में, ग्रास रूट में। तो फिर बट देन इस गुस्सा को ओके सिविल सोसाइटी लेवल पे, सिविल सोसाइटी मूवमेंट इज नॉट वेरी स्ट्रांग हियर, बट फिर भी हम लोग ने कुछ कोशिश कर रहा है, करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और अपोजिशन भी जितना जोर से जूस से इसको अपोज करना सही था, इसे नहीं देखा हम लोग ने। बट इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है या नहीं, उसका कारण क्या है कि इसका कारण क्या है, मतलब अभी जो इट इज नॉट ओनली इन असम, अभी जो इंडिया का जो हालात अभी हुआ, किस लिए हुआ? मेरा खुद अंडरस्टैंडिंग ये है, ये जो पॉलिटिकल क्लास है ना, ये पॉलिटिकल क्लास के लिए। ये पॉलिटिकल क्लास कौन है? कौन है ये पॉलिटिकल क्लास? आज बीजेपी में जो गया, बीजेपी 50% ऑफ दिस बीजेपी, उन लोग को कहां से आया? कहां से आया उन लोग? कांग्रेस से आए। तो फिर आज जो हिमंत विश्व शर्मा का बात हम लोग कर रहे हैं, वो कहां से आया? आपने एक सवाल पूछा, आपने एक क्वेश्चन रेज किया था, जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कहां है? द पॉलिटिकल क्लास दे आर ऑल्सो लैकिंग। उन लोग का बीच में भी ये जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो होना चाहिए था, ऐसे नहीं है। अभी बीजेपी को हराने के लिए इतना असम में इतना मुश्किल नहीं है। लोगों का बीच में उन लोग का खिलाफ बहुत ही गुस्सा है, पर उन लोग को विल यूनाइट देम, उन लोग को यूनाइट कौन करेगा? अभी मैं एक चीज बोल सकता हूं, अभी जो अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए, ये क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे आ गया, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए कौन काम कर रहा है? हम लोग थोड़ा 6 इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सिविल सोसाइटी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी में गवर्नमेंट का खिलाफ में बहुत ही गुस्सा है। ये जो पॉलिटिकल क्लास है ना, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जैसे कदम उठाना था उन लोग ने ऐसे कदम नहीं उठाया। और सिविल सोसाइटी का मतलब सिविल सोसाइटी मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग, बट देन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। अभी हम लोग ने कोशिश कर रहा हूं कैसे हर एक सिविल सोसाइटी को इकट्ठा किया जाए और कैसे काम किया जाए, कोशिश कर रहा हूं। बट दिस इज द सिचुएशन। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन देते हैं तो देखिए, जो दिलवर और रितम के बारे में मैं इनका जो कानूनी जो केस चल रहा है, दिलवर जी के दोनों केस में प्रोडक्शन में बेल मिल गया। तो प्रोडक्शन में जिस दिन प्रोड्यूस करते हैं, जिस 24 घंटे के अंदर, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसी दौरान उनको बेल मिल गया। तो ये मुझे लगता है कि देखिए, सिस्टम भी फाइट बैक कर रहा है। जिस तरीके से एकदम फर्जी केसेस था, और रीतम के केस में, दोनों केस में, अभी तक 2 केस में, और इनका रीतम मेरा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेरा कलीग है, उनका सिर्फ ट्वीट के लिए, कुछ रिसेंट ट्वीट, कुछ पुराने ट्वीट्स के लिए अभी तक 3 एफआईआर हुए हैं। पहले केस में उनको बेल मिला था 27 मार्च को, 28 तारीख को दूसरा एफआईआर,
फिर 10 अप्रैल को बेल मिलता है, 11 तारीख को और एक FIR। तो पहले दिन ही जो कोर्ट जो है बेल दे देते हैं उनको, द फर्स्ट डे ओनली। सो द सिस्टम इज डेफिनेटली फाइटिंग बैक। और मैं पूरे तरीके से मैं सहमत हूं कि सर जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं, उसमें बहुत लोग नाखुश है। लेकिन पॉलिटिकल क्लास में देखिए, क्योंकि मैं भी एक कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं, और क्योंकि मेरे पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है, तो देखिए आइडियोलॉजिकली हम इनके खिलाफ है, पार्टी पॉलिसीज इनके खिलाफ है। जो हमारे वरिष्ठ नेता है, जो हाई कमांड है, आप उनके बात आपने भी सुना, राहुल जी ने बाकायदा उन्होंने बोला है कि जो आधे आधे पॉलिटिक्स कर रहे, कभी बीजेपी में काम यहाँ पे करता है, लेकिन उनके लिए भी काम करता है, स्लीपर सेल के जैसे बीजेपी के लिए काम करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है असम के लिए, और सिर्फ असम के लिए ये लिमिटेड नहीं है। पार्टी में प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा पैसे इस सरकार के पास हो गया है, तो वो किसी को भी नहीं, कुछ चुनिंदे लोगों को छोड़ के बहुत लोगों को ये खरीद सकता है। तो ये हमारे पार्टी में अंदरूनी भी ये लड़ाई चल रही है, और राहुल जी एकदम सीधे तरीके से उस बात को बोला है, और पार्टी के अंदर हम उसको वी आर फाइटिंग दैट द एलिमेंट्स ऑफ द बीजेपी, द बीजेपी एजेंट्स विद इन द पार्टी, उनके खिलाफ भी हमारा लड़ाई चल रहा है। अमन, मैं मतलब आपने कहा, मेरी आशा है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे वी आर वो वी आर फाइटिंग, आई मीन, देखिए देखिए राहुल जी एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस तरीके से बात बोलना, आई थिंक स्टेट एग्जीक्यूटिव में इस तरीके से बात बोलना, आई थिंक वो बहुत उनको साहस चाहिए होता है कि हमारे पार्टी में बीजेपी का एजेंट है, और वो है इसीलिए बोला है। तो ऐसा नहीं कि हम नजरअंदाज कर रहे, वो कॉग्निजेंस, पॉलिटिक्स में आपको पता है कि एक दिन में सब कुछ साफ करना पॉसिबल नहीं है, बट मुझे भरोसा है ग्यारह आइडियोलॉजी साल पे। 11 साल हो गए हैं, पर फिर भी नहीं, हम दैट्स अनदर अनदर डिबेट। मतलब नैतिक साहस और नैतिक यकीन और नैतिक साहस कितनी है ऑपोजिशन में, वो उनको हमें आश्वस्त करना है कि उनकी नैतिक साहस और नैतिक यकीन सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे कितना है, वो किस हद तक उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो हमें देखना बाकी है। पर बहुत उम्मीद हुई आप तीनों की बातों में कि आप कुछ रेजिस्टेंस, अमन कह रहे हैं पॉलिटिक्स में, संगीता कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में, और मालाकार जी कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी में, पॉलिटिकल ऑपोजिशन में, सब जगहों में रेजिस्टेंस है, प्रशासन में रेजिस्टेंस है। इससे उम्मीद तो बनती है। मैं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए ही अभी वक्त है, और एक जनरल सवाल भी है, आप कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत लगाव असम से बहुत है। मेरा जन्म शिलोंग में हुआ था, जब वो असम का अनडिवाइडेड कैपिटल था, और असम मेरे बचपन की जो यादें हैं, और असम को मैं ऐसी जगह देखता था जहाँ सब समुदाय के लोग मतलब प्रेम और एकता के साथ रहते हैं, और उसका एक उदाहरण है। असम के मूवमेंट के बाद एक बिल्कुल अलग सा असम दिखने लगा है, और आज जो राजनीतिक लीडरशिप आपकी है, उसमें मतलब लोगों के बीच में हम और आपकी जो दूरियां इतनी ज़्यादा मतलब दीवारें खड़ी गई हैं, वो असम जहाँ सब लोग हम ही होंगे, वो असम कभी आएगा, और अगर आएगा तो कब आएगा और किस तरह से आएगा, वो असम जहाँ हम ही होंगे। अमन, आपसे शुरू करता हूँ। ये उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक फेज चल रहा है। अभी मैं जो काफ़ी पत्रकार के साथ या सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ, कुछ लोग जो असम मूवमेंट में डायरेक्टली शामिल थे, उनके साथ आप बात कीजिए, या बहुत जो राइटिंग्स अवेलेबल है अभी, तो बहुत लोग ये एक्नॉलेज करता है कि बहुत सारे झूठ बोला गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे संप्रदाय को बांग्लादेशी बोलना, अभी जाके तो वो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन उस दौरान तो ये कहा गया था
जो नंबर दिया गया था कि इतना लाख, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल आर बांग्लादेशीज, जो एनआरसी जो आया है, जो एनआरसी के फाइनल लिस्ट, उसमें सिर्फ 19 लाख लोग ही बाहर है। और ये जो लिस्ट एनआरसी की प्रक्रिया जो है, ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है और ज्यादातर बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको एग्जीक्यूट किया। और ये 19 लाख लोग विदेशी नहीं है, तो फिर ये फॉरेनर्स गया कहाँ? तो ये अमूमन सबके दिमाग में ये सवाल है। तो आई थिंक एक फेज था जिसमें बहुत सारे झूठ परोसे गए, काफी लोग इनको यकीन किया, धीरे धीरे लोगों को सच पता चल रहा है। और मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन हर किसी को ये समझ में आएगा, अस वर्सेस देम नहीं होगा। जो आदराइजेशन का जो प्रक्रिया है ये खत्म होगा। और जो हमारे संविधान के जो मूल ढांचा है, जो फ्रेटर्निटी, जिसे हिंदी में बंधुता कहते हैं, उसको, उसका आधार बहुत मजबूत होगा। और असम में भी उसका आधार एक दिन बहुत मजबूत होगा। और शायद जब तक हम जीवित हैं उसको देख के ही मेरा उम्मीद है कि उसको देख के मुझे इस दुनिया से गुजारने से पहले मैं वो दिन देख के जाना चाहता हूँ। संगीता, बंधुता की बुनियाद पे एक नया असम, पुराना असम हम देख सकेंगे क्या? देखिए, मैं जब घर जाती हूँ, घर मेरा आसाम है और मैं बहुत ही जाती हूँ घर। तो जब मेरा घर अपर असम में है, जब हम घर जाते हैं तब हम देखते हैं कि जब नेबर है मेरे, तो ये मेरे जब काम कोई भी मुश्किल हो वो आते हैं। और हम उनको नहीं देखते हैं कि आप हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है। मेरे ही पूरे इलाका में, मतलब हमारे आसपास में ही हम सब बरुआ है। और मेरे थोड़ा 2 कदम में आगे जाऊं तो एक बरुआ है जो मुसलमान है, सिकंदर बरुआ, उनका फैमिली। जो हम थोड़ा सा लेफ्ट को थोड़ा आगे जाएं तो हमारे वहां पे एक और बरुआ है जो क्रिश्चियन है, और हम लोग हिंदू हैं। तो और जब बाकी लोगों से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, वो गाली वाली देते हैं, बोले ये बड़वा लोग आ गए इधर। तो वो देखते नहीं है वहां पे कि कोई जाति वाति का, मतलब कोई रिलीजन का कोई है, मतलब वो देख रहे हैं, देखो तुम लोग सब बड़वा ये कह रहे हो, तुम लोग ये साइकिया ये कह रहे हैं। तो इट्स लाइक और संबोधन भी ऐसे ही करते हैं, पहला नाम नहीं लेते हैं, बड़वा देओ, साइकिया देओ, लाइक दैट. Now, see, Dilwar also is a Mazumdar. I mean, like a lot of Mazumdars are considered themselves Bengali. A lot of them are Assamese. तो ये असम में और राजान का दिया हुआ ही बहुत सारे सरनेम है। आप अगर बरुआ है तो कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई गौगोई, मतलब कोई आहोम हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, पर अब ऐसे ही समाज रही है। तो मैं देखती हूँ, जब मैं घर जाती हूँ तो ये समाज का जो धासा है वो मुझे दिखने को मिलता है। लेकिन जब ये, मैं सोशली बात कर रही हूँ, कल्चरली बात कर रही हूँ, लेकिन जब पॉलिटिकली हम देखते हैं तब पॉलिटिकली पूरा अलग हो जाता है चीजें। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तो और भी बुरा हो गया है। जैसे हम देखते हैं, मतलब विद इन, जो जैसे आप कहते हैं कि एसएमईज है, कोई ईस्ट बंगाल ओरिजिन के हैं, कोई ऐसे देखते थे पहले। अभी तो एसएमईज के विद इन ही कहा जाता है कि ये वो है, वो ये है, ये है। तो ये सब में भी हम एकदम माइक्रो लेवल में पहुंच गए हैं। ये वाली हालत है। लेकिन मैं दोनों से एग्री करती हूँ कि लोग ये हिमंता बिश्वा शर्मा सरकार जो जैसे काम कर रहे हैं ना, उससे खुश नहीं है। मैं पूरा ट्रैवल करती हूँ असम में, मुझे ये बात समझ में आया है कि वो खुश नहीं है। और ये जो एक रैम्बो स्टाइल में काम करते हैं, मतलब 10 जना रिपोर्टर मिल गया, वो कह दिए कि 2 अफसर को बुला के कह दिया कि ये करना है। ये तो हम हिंदी मूवीज में देखते हैं। जैसे मालाकार साहब ने कहा, ये एक प्रोसीजर होता है सारे चीजों का। तो ये प्रोसीजर जो है, और अगर आप 2 मिनट में एक काम करा सकते हैं तो आप 5 साल में ये क्यों नहीं कराया? तो इसका मतलब ये है कि आपका सरकार कहीं पे, आपका जो सिस्टम है कहीं पे गड़बड़ है। जो सिस्टम से अगर हम जाए तो ना मिले, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अर्जी तुरंत दे दे तो स्ट्रीट में ही हमारा काम हो जाए।
तो हम ऑफिसर्स कैसे क्यों जाएं? तो ये जो एक उनका नाकामी ही दिखाते हैं, ये रेम्बो स्टाइल जो कर रहे हैं उनका नाकामी ही एक्चुअली उसका एक प्रूफ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तभी लोग आपको घेर रहे हैं कि सर हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये 10 साल से हम दौड़ रहे हैं, आप ये कर दीजिए। तो ये वाली बात है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं होपफुल हूं और नहीं भी हूं। होपफुल हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं घर जाती हूँ तो मुझे वो वाली प्यार मोहब्बत वो सब का दिखता है। तो ये जैसे मेरे फादर, हमारे बगल में एक मस्जिद है, वहां मेरे फादर हमेशा एक अमाउंट पैसा भेजते हैं। मेरे फादर के लिए अकेला नहीं है, और भी हिंदू लोग हैं जो भेजते हैं वो खाना खाने के लिए। वो जो लोग वहां कहीं पे भी मुसाफिर आके वहां वो अपना वो जो फास्ट तोड़ते हैं, तो मंदिर मस्जिद कहाँ से देगा? तो ये लोग अगल बगल के लोगों को पैसे देते हैं। आज के डेट में भी ये सब चीजें चल रहा है। जब मेरे ग्रैंड मदर का डेथ हुआ था, तो नेबर जो थी वो बंगाली ओरिजिन के असमीज मुस्लिम थी। तो वो भी जब गंगा जल मुंह पे डाल रहे हैं, वो भी भगवान के नाम हरि हरि कह रहे हैं। तो उसमें उसमें कोई अलग नहीं थे, क्योंकि क्यों कर रहे थे? तो सब प्यार में कह रहे थे कि उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनका वो इच्छा था इसलिए कर रहे। तो ये है एक समाज। तो इस समाज का जो जैसे कहीं कहीं जी रहा है ये समाज, तो इसलिए मुझे इस पे रेस्पेक्ट है और मुझे इससे होप आता है। लेकिन होप कहाँ नहीं आता है? पॉलिटिकल पार्टीज के जो आप लोगों ने भी बात करे हैं, इनके जो मॉरल करेज नहीं है टेक ऑन करने की। तो मुझे लगता है कि जैसे चीफ मिनिस्टर डराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे चीजों में हम देखती हूँ। डराते कौन है? जो खुद डरते हैं, तभी वो डराते हैं। कोई डर है उनको। तो अगर उनको डर ही है, तो वो डर के सामने तो जैसे लोग कहते हैं जीत है, तो हमें खड़ा रहना चाहिए। मुझे लगता है मॉरल करेज जो है ना, वो हमें जो है से जुगाड़ करना है। और ये मॉरल करेज ऑलरेडी हमारे जो बड़े जन थे ना, असमी समाज के कल्चरल लीडर्स जो थे ना, उन्होंने दे के गया है। चाहे ज्योति प्रसाद अग्रवाल ही हो, चाहे भूपेन हजारिका ही हो, चाहे विष्णु राभा ही हो, इनके गानों में, इनके जो पूरे लिखन में, सब में ये चीज है। खाली असमिया को उस तरफ देखना है और वो चीजें पिक करके डर के सामने खड़ा होना है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही संगीता, के समाज में और आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके कल्चरल जो आइकॉन्स हैं, आप उन्हें सब ने आपको मोहब्बत और एकता सिखाई है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनमें वो नैतिक शक्ति नहीं दिखती। वो डिवाइड में विश्वास रख रहे हैं, तो उसी में ही हमारे समाज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको सामना करना बहुत जरूरी। परेश जी, आपके पास आखिरी आपका शायद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है असम के समाज का। आप बताएं कि आपको उम्मीद है कि प्रेम और एकता और समानता का असम हमें वापस किसी वक्त मिलेगा? संगीता ने जो बोला वो सही है। असमी सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है ना, जो कल्चरल फैब्रिक है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा, ये बिल्कुल मेरा भरोसा है उसका ऊपर। एंड द अदर थिंग, तो मतलब जो पॉलिटिकली इनको कैसे, ये चैलेंज को कैसे लिया जाए। कल रात मेरा एक बातचीत हुआ था डॉक्टर हिरेन गोहाई का साथ। तो हम लोग कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं अभी। यस, फॉर लास्ट 40 years आई एम इन्वॉल्व इन दिस असमी सोसाइटी का बारे में। ये जो सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज है उसमें मैं एसोसिएट हूँ। लास्ट 11 साल बहुत ही मतलब क्लोजली इंटीमेटली सिविल सोसाइटी मूवमेंट में मैं इन्वॉल्व हूँ। अभी एक्चुअली मेरा ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कल ये बात बोल रहा था, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एक्टिविटीज। मेरा जो इंटरेस्ट एरिया अदर है। मैं एक बुक एडिटर हूँ। आई एंजॉय रीडिंग, राइटिंग। मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है।
बट अभी हम लोग ये इन्वॉल्व हो गया, मतलब सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने में इन्वॉल्व हो गया। क्यों? मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प है ही नहीं, हम्म, कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी हम लोग को कोई अल्टरनेटिव नहीं है ये करने के बाद। वी हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, नथिंग। तो इसलिए इसी उम्मीद रख के हम लोग काम कर रहे हैं, और उम्मीद रखता है कुछ होगा। पॉलिटिकल क्लास को भी हम लोग कुछ मतलब एक प्लेटफॉर्म में ला सकता हूं, उन लोग को यूनाइट कर सकता हूं। हम लोग ने ये उम्मीद रख के चल रहा हूं, बस वही है, वही है। जी बहुत है। मैं हाँ, मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी इसमें कि जब हम कहते हैं कि सामने आप बिना डर के खड़े हो, आप बिना डर के खड़े नहीं हो सकते अगर आप खाली हिताधिकारी हो। 2-2, 2,500 रुपया के आप लाइन पे लगे। हाँ, वो सरकार आपके मतलब कोई रिपोर्टर, कोई जो ये पॉलिटिकल लीडर अपने घर से नहीं दे रहा है। जो आपको सरकार का ही पैसा दे रहा है, उसका हिस्सेदारी जिसको आपका है और आप लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीजन बनना, नागरिक बनना बंद कर दे। आप हिताधिकारी हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक नहीं बन सकते। आप सरकार को सवाल पूछ सकते, अगर सवाल आपको सरकार 2-2, 2,500 दे भी रहे हो, फिर भी आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार को। ये बात मुझे लगता है कि असम के जनता को, जन जन को नहीं भूलनी चाहिए। पूरे भारत के लोग जन जन को नहीं भूल। जी जी। पूरे भारत में मैं देख रहा हूँ कि लोग बेनिफिशरी बन रहे हैं, नागरिक जिसके हक हैं वो हम भूल रहे हैं कि हम नागरिक हैं और हक से ये हमारी सरकार हमारी सेवा के लिए बनी है, ये हम भूल रहे हैं। जी, और ऊपर बिल्कुल। सारे चीजें जो डिजिटल कर रहे हैं, उसमें आप बस क्लाइंट बन रहे हैं, आप सिटीजन नहीं बन रहे हैं। सी अगेंस्ट सी हो गया है ये, जो मुझे क्लाइंट नहीं बनना, क्योंकि मैं वोट देती हूँ तो मैं सिटीजन बनना चाहती हूँ। तो ये जो चीजें भी बहुत ऑनलाइन हुई है, तो एक क्लाइंट और का जो रिलेशन जैसे हो गया है सरकार के साथ, सरकार के साथ सिटीजन और जवाबदेही का एक रिलेशन होनी चाहिए। करेक्ट। आप लोगों की बातों को सुन के एक तरफ कितनी बड़ी चुनौती आज असम के लोगों के सामने है, जब हमें ऐसे सरकार मिली है जो संविधान के मूल्यों, संविधान के नियमों के खिलाफ रोज काम कर रही है, और समाज कई जगह बिखर रहा है। सरकार का जो रवैया है वो जैसे कुछ लोग अपने हैं, कुछ लोग पराए हैं, सब बराबर के नागरिक नहीं हैं। इस सब के बीच में राजनीतिक दलों की भी नैतिक शक्ति कम रही है इसका सामना करने के लिए। लेकिन आप सबको उम्मीद है कि असम इतनी आसानी से बिखरेगा नहीं, और असम का जो मूल समाज के मूल्य हैं वो अंत में उनका ही विजय होगा, नफ़रत के ऊपर और ये अलगाव के ऊपर। तो इंशाअल्लाह जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो। हम भी एक बेहतर असम जहाँ प्रेम और समानता होगी उसकी उम्मीद रखते हैं। तो शुक्रिया साथियों, बातचीत के लिए। बहुत हिम्मत और साहस के साथ और बहुत सच्चाई के साथ आप सब ने बात की। आप सबको शुक्रिया। जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।